गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महमूद गजनवी के आक्रमण। जैसा कि आपको पता है कि राजपूत काल में उत्तरी भारत पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। ये राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहे और राजपूत राज्यों में किसी भी तरह से राजनीतिक एकता नहीं थी और कुछ स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी करने से भी नहीं चूकते थे। इसी में अब उसी का अराजकता का फायदा उठाकर विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण किए। और अब देखते हैं कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तुर्कों की आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति थी, भारत के उत्तर के जो राज्य थे उनमें प्रमुख जो राज्य थे उनमें सबसे पहले हिंदू शाही राज्य आता है। ये राज्य भारत के उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली राज्य था। यह राज्य राजनीतिक था, सैनिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। इसकी सीमाएं चिनाब नदी से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक फैली हुई थी। कुछ समय पहले तक काबुल भी इसका प्रमुख अंग था, परंतु विदेशी आक्रमणों के चलते ये स्वतंत्र हो गया था। और यहाँ पर हिंदू शाही वंश का 5वां शासक जयपाल शासन करता था। वह शासित था, वीर था। उसने महमूद के पिता सुबुक्तगीन का 2 बार सामना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह दोनों बार पराजित हो गया और यह प्रदेश महमूद गजनवी के आक्रमण का सबसे पहला शिकार बना। दूसरा मुल्तान था सिंध विजय। सिंध महमूद के आक्रमण के समय मुल्तान था, सिंध में मुस्लिम राज्य स्थापित था। ये दोनों राज्य स्वतंत्र थे और नाम मात्र के लिए खलीफा का प्रभुत्व मानते थे। वह उस समय यहाँ का शासक जो सुल्तान था वो अबुल फतेह दाऊद शासन यहाँ पर करता था। वह मोहम्मद गजनी उसे काफिर मानता था और दोनों के बीच युद्ध हुआ और यह अति कमज़ोर राज्य था। उसने तुर्कों का सामना करने का साहस नहीं था। इसके बाद तीसरा राज्य आता है कश्मीर। तुर्कों के आक्रमण के समय कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन स्थापित था। इस राजवंश की स्थापना अवंती वर्मन ने 855 ईस्वी में की। इस राज्य की कन्नौज था हिंदू शाही राज्यों के साथ नहीं बनती थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा शंकर वर्मन था और उसकी मृत्यु के बाद कश्मीर राज्य में गड़बड़ी फैल गई और उसके बाद गोपाल वर्मन और कशोम गुप्त शासक बने। 958 ईस्वी में कशोम गुप्त की पत्नी रानी दीदा ने कश्मीर राज्य की सत्ता संभाली। यह एक वीर और शक्तिशाली स्त्री थी। उसने विरोधियों का दमन किया और 1003 में रानी दीदा की मृत्यु के बाद उसका भतीजा संग्राम राज शासक बना। उसने लोहार वंश की स्थापना की। इसके बाद कन्नौज की बात आती है। कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था। इस वंश ने कन्नौज पर लगभग 1 शताब्दी तक शासन किया और इसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। मिहिर भोज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके राज्य में आधुनिक पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ग्वालियर, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ के क्षेत्र शामिल थे। महमूद के आक्रमण के समय राज्यपाल यहाँ का शासक था। उसने तुर्कों के विरुद्ध 2 बार हिंदू शाही राज्य की सहायता की। यह एक वीर शक्तिशाली शासक था। इसके बाद बंगाल राज्य जो कि पूर्व में स्थापित था, यहाँ पर पाल वंश का शासन था। इस वंश की स्थापना गोपाल ने की। धर्मपाल था वेदपाल इसके शक्तिशाली शासक हुए और इसने विकास की ऊंचाइयों को छुआ। महिपाल प्रथम महमूद गजनवी का समकालीन था। उसके शासनकाल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। इसमें महिपाल पराजित हो गया और उसकी स्थिति कमजोर हो गई। बाद में कर्नाटक के एक सेनापति सामंत सेन ने अंतिम पाल राजा को हराकर बंगाल के अनेक प्रांत छीन लिए और सेन वंश को समाप्त कर दिया, परंतु किन्हीं कारणों से बंगाल पर महमूद गजनी आक्रमण नहीं कर सका। इसके बाद मालवा में परमार वंश की शासन था। इस वंश की स्थापना 9वीं सदी के आरंभ में कृष्णराज ने की। उसके पश्चात सिंधु राज था भोज ने मालवा पर शासन किया। उसने मालवा का बड़ा विस्तार किया और वह शिव का उपासक था। उसने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके बाद गुजरात प्रदेश पर कन्नौज राज्य के अधीन था और 10वीं शताब्दी में यह स्वतंत्र हो गया था।
महमूद गजनवी के आक्रमण के समय यहाँ पर सोलंकी वंश का शासन था। इस वंश का संस्थापक मूलराज था और उसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। वह एक शक्तिशाली शासक था। उसने परमार, प्रतिहार तथा चौहान वंश के शासकों को पराजित किया। महमूद और इसके बाद जैसे उनके पश्चात चामुंडराज, बल्वराज और भीमदेव प्रथम गद्दी पर बैठे, जो महमूद गजनवी के समकालीन थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। इसके बाद कालिंजर। कालिंजर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर चंदेल वंश का शासक गंड शासन करता था। उसने कालिंजर पर 999 ईस्वी से 1025 तक शासन किया। वो भी महत्वाकांक्षी शासक था और तुर्कों से संयुक्त रूप से टक्कर लेने के पक्ष में था। इन राज्यों के अतिरिक्त उत्तरी भारत में कुछ और भी छोटे स्वतंत्र राज्य थे। इनमें थानेश्वर, ग्वालियर, बुलंदशहर, चेदी, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, गढ़वाल आदि मैदानी तथा पहाड़ी राज्य शामिल थे। दक्षिणी भारत के राज्यों की बात करें तो 2 राज्य थे, चोल राज्य और कल्याणी का चालुक्य राज्य। तुर्कों के आक्रमण के समय दक्षिण भारत में शक्तिशाली चोल राज्य स्थापित था और इसका संस्थापक विजयालय था। उसने 850 ईस्वी में चोल राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी तंजौर थी। उसके बाद कल्याणी का चालुक्य राज्य। चालुक्य भी दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी कल्याणी थी। प्रसिद्ध शासक तैल द्वितीय ने कल्याणी के राज्य का विस्तार दूर दूर तक किया। उसने राष्ट्रकूटों को पराजित करके नर्मदा तथा तुंगभद्रा के मध्यवर्ती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। अब इसके बाद महमूद गजनवी के परिवार के बारे में, उनके वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे हम अल्पतगीन और सुबुक्तगीन का अध्ययन करेंगे। अल्पतगीन प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। वह 962 ईस्वी में गजनी का शासक बना। वह एक योग्य, साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसने गजनी में गजनवी या यामिनी वंश की स्थापना की। उसने भारत पर आक्रमण करके काबुल पर अधिकार किया। 963 में उसकी मृत्यु हो गई। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद 977 में सुबुतगीन गजनी का शासक बना। वो अल्पतगीन का दास और दामाद था। वो भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। गद्दी पर बैठते उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। उसकी गतिविधियों से हिंदूशाही वंश का शासक जयपाल सावधान हो गया और उसने इसकी बढ़ती हुई घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए जयपाल ने 986 में एक विशाल सेना लेकर गजनी पर आक्रमण किया। वो बड़ी वीरता के साथ लड़ा और जो सुबुक्तगीन का जयपाल के साथ जो युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गजनवी भी उसके साथ था। लेकिन लमगान के निकट दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। लेकिन उसी समय भयंकर तूफान आ गया। सर्दी और भयंकर वर्षा ने जयपाल की सेनाओं को परेशानी में डाल दिया और उसने हार कर तुर्कों से संधि कर ली। लेकिन वापस आकर उसने संधि मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर तुर्कों ने फिर उस पर आक्रमण कर दिया और उसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। जयपाल एक बार फिर पराजित हुआ और सुबुक्तगीन ने लमगान से पेशावर तक के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ। पिता का नाम सुबुक्तगीन था और वह सुबुक्तगीन की 997 में मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र इस्लाम गजनी शासक बना, परंतु गजनी ने इसको सहन नहीं किया और उसने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और फिर 27 वर्ष की आयु में वह गजनी का शासक बना। शासक बनते उसने मध्य एशिया तथा खुरासान पर अधिकार कर लिया और फिर उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। महमूद के आक्रमण के जो अगर उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उसका धार्मिक उद्देश्य था। उसने गद्दी पर बैठते ही गजनी ने निर्णय किया कि वो अपना धर्म का प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करेगा और उसने उसे जिहाद का नारा दिया। उसने मंदिरों मूर्तियों को तोड़ा और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। दूसरा उसका उद्देश्य था आर्थिक उद्देश्य। वो भारत की असीम धन दौलत को प्राप्त करना चाहता था। मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी और भारत का धन ही उसकी आर्थिक पूर्ति कर सकता था।
इसके बाद तीसरा उसका उद्देश्य था राजनीतिक उद्देश्य। वह बचपन से ही महत्वाकांक्षी था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंजाब पर अधिकार करके अपने राज्य में मिलाया और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और पंजाब को छोड़कर किसी अन्य भारतीय राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। वह उसे पता था कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाना आसान नहीं था। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण की अगर चर्चा करते हैं तो भारत के विषय में आपने सुना होगा कि भारत शुरू में सोने की चिड़िया था और उसने गजनी का शासक बनते ही भारत की धन संपत्ति लूटने की योजनाएं बनानी आरंभ कर दी। उसने 17 बार आक्रमण किए जो इस प्रकार हैं। पहला आक्रमण सन 1000 ईस्वी में किया, जो सीमांत नगरों तथा किलों पर आक्रमण किया और इससे उसने सिंधु नदी के कुछ प्रदेशों में लूटमार की। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल पर किया। जयपाल एक महत्वाकांक्षी शासक, शक्तिशाली शासक था। यद्यपि महमूद के पिता सुबुक्तगीन ने जयपाल को 2 बार पराजित भी किया था। महमूद गजनी की सेना के साथ जयपाल ने इस युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय दिया, लेकिन वह पराजित हो गया। जयपाल को उससे 15 संबंधियों सहित बंदी बना लिया गया और जयपाल इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने अपना साम्राज्य अपने पुत्र आनंदपाल को सौंप दिया और स्वयं आग में जलकर मर गया। तीसरा आक्रमण 1003 में किया, जो उसने सिंधु नदी को पार करके भेरा राज्य पार किया। यहाँ पर झेलम नदी के किनारे पर यह राज्य था। यहाँ पर विजय राय नामक हिंदू राजा शासक करता था। भेरा का किला सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और उसने 4 दिनों तक शत्रुओं को मुंह तोड़कर जवाब दिया, परंतु अंत में पराजित हो गया। महमूद के सैनिकों ने उसका पीछा किया, परंतु उसने आत्महत्या कर ली। इसके पश्चात महमूद ने भेरा नगर में भयंकर लूटमार की। चौथा आक्रमण 1006 में मुल्तान पर किया। यहाँ अबुल फतेह दाऊद शासन करता था और मोहम्मद उसे काफिर समझता था और उसे दंड देना चाहता था। वह अबुल फतेह दाऊद को अपने रास्ते में कांटा समझता था। दाऊद ने भी शत्रु का सामना करने के लिए आनंदपाल से सहायता का अनुरोध किया और भेरा के निकट उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ और उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद 5वां आक्रमण 1007 में हुआ और यहाँ भी महमूद ने उस पर आक्रमण किया। शायद यह सोचकर सुखपाल का किसी भारतीय शासक ने साथ नहीं दिया। उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और वह भी पराजित हो गया। छठा आक्रमण 1008 में हिंदू शाही शासक आनंदपाल महमूद गजनवी की बढ़ती हुई देखकर परेशान हो गया था और उसने गजनवी के खिलाफ 1008 में चढ़ाई कर दी थी। आनंदपाल ने शत्रु का सामना करने के लिए अपने पड़ोसी शासकों से सहायता मांगी। ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन, कालिंजर, दिल्ली, अजमेर के शासकों ने सहायता की के लिए अपनी सेनाएं भेज दी। इस युद्ध में 30,000 खोखरों ने भी राजपूतों का साथ दिया, परंतु विजयश्री उसके भाग्य में नहीं थी और जिस समय राजपूतों को विजय प्राप्त होने जा रही थी, ठीक उसी समय बारूद फटने से आनंदपाल का हाथी डर गया और मैदान से भाग गया और इस युद्ध में महमूद गजनवी को शानदार सफलता मिली। इसके बाद 7वां आक्रमण 1009 में हुआ और ये नगरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया। यहाँ से अपार धन संपत्ति लूटी। नगरकोट के हिंदुओं ने महमूद को रोकने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो सके। आगामी 4 आक्रमण 1009 से 1014 पर राजस्थान के शासकों पर किया। 9वां आक्रमण महमूद ने किया, अबुल फतेह दाऊद के विरुद्ध किया और इसके बाद 10वां आक्रमण थानेश्वर पर किया। थानेश्वर भी हिंदुओं के लिए मक्का के समान था और यह मंदिर में अपार धन संपत्ति रखी हुई थी। महमूद ने हजारों स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया और काफ़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की। इसके बाद उन्होंने 1015 में 12वां आक्रमण किया। ये कश्मीर पर आक्रमण किया। महमूद के पहुंचने से पहले ही त्रिलोचन कलिंजर भाग गया और महमूद ने कश्मीर में बुरी तरह लूटमार की। 13वां आक्रमण 1018 में मथुरा पर किया। उसने अनेक मंदिरों को लूटा और उन्हें नष्ट भ्रष्ट भी कर दिया। उसने कृष्ण की मूर्तियों को भी अपमानित किया। 14वां आक्रमण 1019 में कलिंजर पर किया। कन्नौज के शासक राज्यपाल ने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसे
कालिंजर के शासक गंड के पुत्र विद्याधर ने राजपूतों का अपमान समझा और वह युद्ध में पराजित हो गया। 15वां आक्रमण 1020 में ग्वालियर के शासक अर्जुन ने महमूद गजनवी के विरुद्ध कालिंजर के शासक को सहायता प्रदान की थी। महमूद जैसा महत्वाकांक्षी राजा उसे सहन नहीं कर पा रहा था और उसने उसके ऊपर युद्ध कर दिया। 15वां आक्रमण 1020 में ग्वालियर के शासक अर्जुन ने महमूद गजनवी के विरुद्ध कालिंजर के शासक को सहायता प्रदान की थी। वो इस बात को भी सहन नहीं कर सकता था। इसके बाद 16वां आक्रमण 1025 में महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ पर किया। सोमनाथ मंदिर सरस्वती नदी के किनारे मुहाने पर अरब सागर के निकट पर स्थित था। प्रतिदिन यहाँ हजारों पुजारी पूजा पाठ आदि करते थे। इस मंदिर की विशालता तथा अपार धन संपत्ति के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। इस मंदिर में 1000 ब्राह्मण, 500 देवदासियां और 200 संगीतज्ञ रहते थे। यहाँ प्रदेश के कोने कोने से यात्री पूजा पाठ करने के लिए आते थे। इस मंदिर में बड़ी मात्रा में धन चढ़ावे के रूप में आता था। इसकी देखभाल के लिए 10,000 गांव की लगान मुक्त भूमि प्रदान की गई थी। इस मंदिर में कई टन सोने की बनी हुई विशाल घंटी लगी हुई थी। सोमनाथ की मूर्ति पर बने छत्र में भी हजारों बहुमूल्य रत्न थे। अतः 17 अक्टूबर 1025 को महमूद गजनवी ने 80,000 सैनिकों सहित सोमनाथ के विशाल मंदिर पर आक्रमण किया और यहाँ गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा पहुंच गया था। उसके आने की सूचना मिलते गुजरात का शासक भीमदेव राजधानी छोड़कर भाग गया। तुर्कों ने अनहिलवाड़ा में लूटमार करने के पश्चात सोमनाथ पर धावा बोल दिया। पुजारियों ने इनका विरोध किया। वो मंदिर की छतों पर चढ़ गए। उनका मानना था कि सोमनाथ अपनी रक्षा करेंगे और शत्रु का नाश करेंगे। मुसलमानों ने सोमनाथ के मंदिर को जी भर करके लूटा। अपनी गदा से शिवलिंग को टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ से अपार धनराशि, हीरे जवाहरात, सोना चांदी प्राप्त हुए। इस विशाल धन संपत्ति को लूटकर महमूद गजनवी गजनी लौट गया और इस विजय ने महमूद गजनवी को मुस्लिम इतिहास में अमरता प्रदान कर दी। और 17वां आक्रमण 1027 में सोमनाथ से वापस लौटते समय मुल्तान में जाटों ने मोहम्मद का विरोध किया और महमूद ने जाटों से बदला लेने के लिए 1027 में मुल्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसने जाटों को बुरी तरह पराजित किया। सैकड़ों जाट सिंध नदी में डूबकर मर गए। महमूद गजनवी हजारों की संख्या में पुरुषों, स्त्रियों, बच्चों को गुलाम बनाकर गजनी ले गया और यह उसका अंतिम आक्रमण था। 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये है कि मोहम्मद गजनी के आक्रमणों का प्रभाव क्या पड़ा। पंजाब गजनी साम्राज्य का अंग बन गया। भारतीय कला तथा संस्कृति को धक्का लगा। उसने अनेक मंदिरों को बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसने नगरकोट, मथुरा, कन्नौज, थानेश्वर, सोमनाथ के मंदिरों को बुरी तरह नष्ट कर दिया गया, जो भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर थी। जन धन की हानि हुई। इसमें मोहम्मद गजनी ने हमारे हजारों लाखों सैनिकों, बच्चों को मार डाला। अनेक स्त्रियों व बच्चों को यहाँ से वो बंधक बना करके ले गया और उसे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। राजनीतिक दुर्बलता भी, भारतीय शासकों की राजनीतिक दुर्बलता की भी पोल खुल गई। उसने 17 आक्रमण किए और सभी आक्रमणों में वो विजयी होकर यहाँ से गया। भारतीय सेना की दुर्बलता। भारतीय शासक परंपरागत आधार पर हाथियों पर बैठकर युद्ध करते थे। वे पैदल तथा हाथी सेना पर अधिक बल देते थे। भारतीय शासक सैन्य शौकत के साथ युद्ध के मैदान में जाते थे, जबकि शत्रु घोड़ों पर सवार होकर के लड़ता था और वह विजयी भी हो गया। इस्लाम का प्रसार। महमूद के आक्रमणों का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ। उसने अपने आक्रमणों के इसमें हजारों की संख्या में भारतीयों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के द्वार खुल गए। महमूद के आक्रमणों में इस्लामी राज्य स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया था। इन आक्रमणों से दूसरे आक्रमणकारियों का भी हौसला बढ़ गया था। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करके अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली और वहां पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित करके हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य अर्थात दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। तब तक के लिए धन्यवाद।